एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। तो नॉट रियली हम पढ़ने नहीं वाले हैं इसको, लेकिन बहुत बढ़िया मैं आपकी बार आपको वन शॉट रिवीजन देने वाली हूँ। इस पूरे चैप्टर में जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको सब क्लियर करवाऊँगी। एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग मैं आपको सब पूरा यहाँ पर क्लियर करवाऊँगी, है ना। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगी कि इस पेज में क्या इम्पोर्टेंट है, इस पे क्या इम्पोर्टेंट है। तो पहले आते हैं इस पैराग्राफ में कि इसमें क्या पूछ रहे हैं कि जो हमने ये वाली जो नोटिस क्लिप थे इनके बारे में पूछ रहे हैं बस, कि आपने देखा कितनी सारी डिजीज़ होती हैं और हेल्थ एक ऐसी चीज़ नहीं हो सकती है। हेल्थ एक इतना ही नहीं होता है कि आपको कोई डिजीज़ नहीं हो रही है ना। हेल्थ होता है 3 मेन फैक्टर्स पे, जो होता है फिज़िकल, मेंटल और सोशल। ठीक है, इन 3 चीज़ों पे क्या है डिपेंड करती है हेल्थ। ठीक है, फिर एक केस स्टडी भी दी थी, उसमें क्या था, एक बच्चा था वो नया नया आया था सिटी में। उसने क्या हुआ, वो नए स्कूल में आया तो एक नया इन्वायरमेंट आया और उसके ना जो पेरेंट्स थे वो वर्किंग हो गए तो वो बिज़ी हो गए। तो उसे ना बहुत ज़्यादा अकेले लगने लगा। तो क्या हुआ, उसने अपने फ़ोन और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा और वो और वर्स हो गया। ठीक है, तो फिर वो उसने बंद ही कर दिया अपने फ्रेंड्स बनाने के लिए। उसे सर में दर्द होता था, उसका वेट लॉस हो गया, है ना, और वो सो भी नहीं पाता था। तो एक डॉक्टर ने उसे एडवाइस करा कि एक तो पहले स्क्रीन टाइम कम करो और एक काउंसलर को बनाओ, काउंसलर को मिलो। ठीक है, तो जो स्कूल काउंसलर था उसने उसे हेल्प करी और फ्रेंड्स बनाने में। ठीक है, फिर थिंक एंड रिफ्लेक्ट व्हाट कुड बी द कॉजेज ऑफ द बॉय हेल्थ। अब ये हेल्थ प्रॉब्लम्स की क्या कॉज था और उसकी हैबिट्स और सराउंडिंग्स ने कैसे चेंज कर दिया। और हमें इस वाले पैराग्राफ में पता लगता है कि WHO ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका पूरा फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने ही बताया है कि हेल्थ बस एक वो नहीं होता है कि डिजीज़ होना। हेल्थ एक होता है मेंटल, फिज़िकल एंड सोशल हेल्थ। ठीक है, तो ऐसे ही जब उसका इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़ा उस बच्चे के, तो क्या हुआ, उसका पूरा ही ख़राब हो गया, है ना। सोशल हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ भी और फिज़िकल हेल्थ भी। नाउ लेट्स कम टू दिस आर साइंटिफिक हेरिटेज। इसके बारे में और कुछ नहीं, बस आयुर्वेदा के बारे में बताया है कि वो बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड और सराउंडिंग में हेल्प करती है। फिर आता है इसमें, इस वाले में क्या बताया, इसमें बताया दिनचर्या मतलब डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए, ऋतुचर्या मतलब सीजनल रूटीन फॉलो करना चाहिए, और अपनी प्रकृति बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, तो उसे रेगुलर एक्सरसाइज और क्लीनिनेस करके बढ़िया करना चाहिए। ठीक है, फिर हाउ कैन वी स्टे हेल्दी, हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। अपना मोर स्पेंड टाइम करो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम कर दो। और अभी हम पढ़ते हैं कि कैसे रख सकते हैं। अपने आप को क्लीन रखो, हेल्दी खाओ, बैलेंस डाइट करो, एक्सरसाइज करो और रिलैक्स करो, मेडिटेट करो। फिर ऐसा सोचो, मतलब अब मैं बैड हैबिट्स बताऊंगी क्या है कि पहली बात तो बहुत फ़ोन चलाना, फास्ट फूड खाना, बहुत कम सोना और मील स्किप करना, स्पेशली ब्रेकफास्ट का। ठीक है, ओके। फिर लाइफस्टाइल और हमारा इन्वायरमेंट हमें ही मेन बताता है कि हमें हेल्दी कैसे रहना चाहिए। ठीक है, हेल्दी हैबिट्स आप पूछा, हेल्दी बॉडी एज वेल एज हेल्दी माइंड। हेल्दी हैबिट क्या है, हमारी हेल्दी बॉडी को सपोर्ट करता है और हेल्दी माइंड भी बनाता है। फिर आता है मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। मेंटेन कैसे करें हेल्दी लाइफस्टाइल, सेम है लेकिन यहाँ ज़्यादा है। पहले तो बैलेंस डाइट खाओ, ज़्यादा फैटी और शुगरी या जंक फूड मत खाओ। फिजिकल एक्टिविटी करो, मतलब बाहर जाओ, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, एक्सरसाइजिंग करो। ठीक है, फिर स्क्रीन टाइम तो बिल्कुल ही लिमिट कर दो, पढ़ने के लिए उठाओ बस मोबाइल। ठीक है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, फिर बहुत 6 घंटे की स्लीप तो बोले ज़्यादा, 6-7 घंटे की, तो उतनी स्लीप तो लो ही। ठीक है, अब ये बोलोगे कुछ बच्चे कि यार मेरे को तो स्कूल जाना होता है सुबह। ठीक है, मानते हैं आप उठो 5:30। ठीक है, 5:30 आप स्कूल के लिए उठ रहे हो, तो भाई अगर आप 8 बजे सो जाओ, रात को डिपेंड करता है ना आप कितने बजे सो रहे हो। ठीक है, 8 बजे सो जाओ तो आपको आराम से अच्छे खासे घंटे मिल जाएंगे। चलो 8 बजे तो भाई कुछ लोग ट्यूशन से आ रहे होते हैं, कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं, तो यार मैक्स टू मैक्स 9 बजे सो जाओ, 9:15 तक सो जाओ। यार ये क्या बात होती है 12:45, हाँ भाई 12:45 तक सो रहे हैं भाई, है ना, ये नहीं चलता। इनफ स्लीप लो, 6 घंटे की मैक्स टू मैक्स स्लीप लो ही लो। ठीक है, फिर योगा करो। ठीक है, सिंपल ब्रीदिंग, प्राणायाम करो जैसे बोलते हैं ना। फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक टोबैको, अल्कोहल और एडिक्टिव ड्रग्स को क्या बिल्कुल मना कर दो। फिर आता है इन्वायरमेंट क्लीन, कीप द इन्वायरमेंट क्लीन। इन्वायरमेंट क्लीन रखो, ये नहीं बोला जा रहा है इसमें, ये बोला जा रहा है कि अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जो बहुत क्लीन है और कोई ऐसा है जो बहुत गंदा है, तो आप किस में खेलना चाहोगे भाई, ऑब्वियसली इस वाले में। तो ना
यही बोला गया है कि आपके अगर सराउंडिंग्स क्या होंगी, अच्छी होंगी, क्लीन होंगी, तो आपको भी क्या होगा, हार्मफुल नहीं होंगी, मतलब आपको बीमारियां कम होंगी। अब इसके एक और चीज़ बताया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, जो होता है AQI। बहुत सुना है ना कि दिल्ली का 500 होगा, 400 होगा, मैक्स टू मैक्स 79 to 78 AQI होना चाहिए। भाई हम ऐसे देश में रह रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा AQI होता है, और ये क्यों हो रहा है? पॉल्यूशन। फैक्ट्रीज क्या है, पोल्यूशन करती रहती है। सो दिस इज़ वेरी बैड, ठीक है। फिर इसलिए ही AQI बढ़ जाता है। ओके, फिर हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल? हमें कैसे पता लगता है हम अनवेल हैं? हमारे जो बॉडी के सिम्टम्स काम करने चाहिए वैसे काम करने बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर हमें क्या होता है, डिजीनेस होती है, टायर्सनेस होती है, फीवर आने लगता है, हेडेक होने लगता है, हाई ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग होने लगता है, जो हमें इंडिकेट करती है कि पेन है। अब आता है कि मेन चीज़ इसमें पैराग्राफ में कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी होगी क्योंकि छुप के लिखी थोड़ी, विच इज़ सिम्टम। सिम्टम क्या होता है? सिम्टम होता है जो हम फील कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक पेन, ठीक है, हमें फील कर सकते हैं। हेडेक ले लो, ठीक है, हमें फील कर सकते हैं। तो दिस इज सिम्टम। व्हाट वी कॉल ए साइन। साइन क्या होता है? जो हम देख सकते हैं लेकिन हमने देखा है, या कोई मेजर हो सकता है। मेनली तो मेजर की बात है कैसे, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, मेजर हो सकता है। ओके, तो ये हमें अनवेल कर सकती है, ठीक है। डिजीजेज, व्हाट आर कॉजेज एंड टाइप्स डिजीज, क्या कॉजेज होते हैं, टाइप होते हैं। तो डिजीजेज क्या होता है कि मेनली जो होते हैं हमारे प्रोटोजोआ, क्या बोलते हैं जैसे हम ले सकते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगसेस, वर्म्स और प्रोटोजोआ, ये सब सिंगल सेल्ड होते हैं। और ये चीज़ें जो डिसीज़ कॉज करते हैं, ठीक है, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन्हें कहते हैं पैथोजीन्स। पैथोजीन बस मेनली कम्युनिकेबल में काम में आता है। फिर आता है व्हाट आर द टाइप ऑफ डिसीजेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस। व्हाट इज द डिफरेंस? कम्युनिकेबल डिसीजेस में क्या होता है, एक पैथोजीन मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रही है क्या, अपना जो डिजीज़ है। फिर नॉन कम्युनिकेबल में ऐसा ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। और ये डिजीज़ पे डिपेंड करता है और कुछ ओन लाइफस्टाइल में डिपेंड करता है। डिजीज़ पे मैं कॉज करता है कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब कि अगर जैसे कोई डिजीज़ है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक कॉमन फ्लू, कॉमन कोल्ड, आपको खांसी जुकाम है, अगर आप छींके तो ये दूसरे के पास जा रहा है, तो ये उसे डिजीज़ कर सकता है, उसे बीमार कर सकता है। तो ये तो ऐसे कम्युनिकेबल होगी। नाउ लेट्स कम टू नॉन कम्युनिकेबल। इसमें कोई डिजीज़ नहीं फैलती है। अब कैंसर क्या किसी, अगर किसी और को हो रहा है तो क्या किसी और को हो जाएगा? नहीं, ये नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आपकी खुद लाइफस्टाइल, क्या कैसे आप खाना खा रहे हो, आपका डाइट कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, आप किसी, कोई बंदा बीमार है, उससे आपने हाथ मिला लिया, आपको भी बीमार हो सकते हो। फिर एयर कॉन्टैक्ट से उसने छींका, आपके अंदर भी आ सकते हैं वो पार्टिकल्स। उसका सामान यूज़ करा, खाना खाया, और उसने कोई इंसेक्ट आया, उसका ब्लड उसने सक करा अंदर, फिर वो आपके पे आके बैठ गया। सो दिस कैन कॉज समथिंग, ओके। फिर ऐसे रैबिड एनिमल्स भी आते हैं, रैबिट एनिमल्स नहीं, रैबिड एनिमल्स, ठीक है, जो हमें ऐसे कॉज कर सकते हैं। फिर आता है NCDs। अगर NCDs आ जाए तो परेशान मत होना, इट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, ओके। देन हाउ आर कम्युनिकेबल डिसीजेज कॉज्ड एंड स्प्रेड। कम्युनिकेबल डिसीज कैसे क्रॉस होती है और कैसे स्प्रेड होती हैं? एज आई टोल्ड यू, हाथ शेक करने के लिए, सामान लेने से, एयर से, तो ये सब चीज़ें होती हैं। वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर होता है जैसे इंसेक्ट, मॉस्किटोज एंड हाउसफ्लाइज, जो एक पैथोजन से दूसरे पैथोजन के पास जाता है और बीमारियां फैलाता है, उन्हें कहते हैं वेक्टर्स। नाउ लेट्स कम टू डिजीजेस। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, वायरस होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। फिर आता है चिकन पॉक्स, वायरस होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, स्किन में होता है, ये भी सेम, ठीक है ना। ठीक है, मीजल्स में क्या होता है, ये भी वायरस होता है, स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। आई टेल यू द सम ऑफ कि क्या क्या होता है। कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा में आपको पता है कि नेजल कैविटी में थोड़ा हो जाता है और हमारी खराश होने लगती है थ्रोट में, फिर बॉडी एक फीवर हो जाता है, ठीक है। फिर चिकन पॉक्स में क्या होता है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, चाले बन जाते हैं, और ठीक है, फिर खुजली उजली आती है और लाल हो जाती है स्किन। फिर मीजल्स में क्या होता है, रैशेज होता है, रैशेज लाल लाल डॉट्स आ जाती हैं वैसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइजीन मेंटेन करके रखो, है ना, माउथ वाउथ पे करो और वैक्सीन लो। फिर ट्यूबरक्लोसिस, TB कहते हैं इसे, बैक्टीरिया होता है, लंग में होता है। इसमें खांसी वासी, फीवर और फैटीग, मतलब बिना खाने का मन नहीं करता है, वेट भी कम हो जाता है। फिर आते हैं कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड से कौन सी फैलती है। कॉन्टामिनेटेड मतलब डर्टी, ठीक है, तो ऐसे कौन से होते हैं, हेपेटाइटिस A, कोलेरा, टाइफॉइड और एस्केरेसिस, ठीक है। हेपेटाइटिस A वायरस और लिवर, और कोलेरा बैक्टीरिया इंटेस्टाइन, टाइफॉइड बैक्टीरिया इंटेस्टाइन, एंड एस्केरेसिस वॉर्म इंटेस्टाइन, ठीक है, समझ में आ रही है। फिर क्या क्या होता है इसमें भी, फैटीग, और फिर अपना वेट कम होने लगता है, जॉइंटिस भी होता है, पेन होता है अब पर एब्डोमेन में। कोलेरा में डायरिया, डिहाइड्रेशन होता है, पानी वानी की कमी होती है। टाइफॉइड में हेडेक होने लगता है, फिर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी होने लगता है। एस्केरेसिस में कुछ नहीं होता है, वॉर्म निकलता है स्टूड में से, फिर आपको क्या होता है, भूख लगनी कम होती है, फिर आपका वेट लॉस होता है और पुअर ग्रोथ होती है, ठीक है, आपकी बॉडी पुअर ग्रोथ करती है। फिर आता है इंसेक्ट्स कौन से होते हैं, वी नो ऑलरेडी,
मलेरिया और डेंगू। मलेरिया होता है कॉज बाय फीमेल एनोफिलीज एंड डेंगू कॉज बाय फीमेल एडीज। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर हमें कैसे कैसे बच देना चाहिए इन सारी चीज़ों से। पहले तो सराउंडिंग क्लीन, अपने आप को क्लीन हाइजीन रखो, हाथ धो, माउथ कवर करो, मास्क पहनो, ठीक है, और पर्सनल आइटम मत दो, अपना घर पे रहो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अच्छा अच्छा खाना खाओ, जंक फूड नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के अंदर या ऊपर रहते हैं और उनका खाना खाते हैं, ठीक है। फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कैसे फैलती हैं? कुछ डिसीज़ होती हैं नॉन कम्युनिकेबल, डेफिशिएंसी डिसीज़, ओबेसिटी और डायबिटिक्स सुना है आपने, ऐसे ही डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाती हैं। कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं डाइट में। तो फिर आते हैं क्रोनिक डिसीज़। ये होती हैं डिसीज़ जो लंबे टाइम तक चलती हैं, मोर देन 3 मंथ्स भी कह सकते हैं। फिर आता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के टाइप्स यहाँ पर दे रखे हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड हाई प्रेशर। ओबेसिटी में मोटे हो जाते हैं, ठीक है, और उसमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली। डायबिटीज़ में आपको पता ही है अडल्ट्स में हो रहा है, लेकिन चिल्ड्रन में भी हो रहा है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, एक्सेसिव थर्स्ट लगती है, वेट लॉस हो रहा है, टायर्डनेस हो रही है, स्लो हीलिंग होती है। हाई ब्लड प्रेशर भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, किसी और से किसी को नहीं फैल सकता। फिर आता है बी ए साइंटिस्ट कमल रानी देवी। एक ऐसी चीज़ है, ये ऐसी वो है साइंटिस्ट जिन्होंने क्या करा था, इन्होंने क्या था, ये बायो मेडिकल सर्जन थी। इन्होंने क्या करा था, हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था और इन्होंने बताया था कि भाई टोबैको लेना नहीं चाहिए। डाइट अब पॉल्यूशन ऐसी होनी चाहिए, डाइट तो बैलेंस होनी चाहिए। पॉल्यूशन अगर आपके पास में होगा तो रिस्क ऑफ कैंसर होता है और हेल्दी लाइफस्टाइल ख़त्म कर देता है। फिर ओडिशा की कम्युनिटी लेड सैनिटेशन कैंपेन, यहाँ पर टॉयलेट्स बनवाए गए थे, ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता लगा सैनिटेशन अच्छी हो गई थी, ठीक है। फिर इन्फेक्शन का कम हो गया था। बताइए एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट डिजीज़। अगर आपका इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप किसी भी फाइट को डिजीज़ को आराम से फाइट कर लोगे। ओके, फिर होता है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स एक बहुत अच्छी चीज़ है जो लाइक इंजेक्शंस के तौर पे आती है मेनली, और जो भी आपको कोई डिजीज़ होने वाली हो या हो सकती है उसके आपको क्या लगती है, वैक्सीन लगती है। ओके, फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, प्रोवाइड व्हाट इज़, अब क्या होता है, जो भी आपको प्रोवाइड होना चाहिए। एक वैक्सीन जो हमें बॉडी से क्या होती है, फाइट करने में हेल्प करती है सर्टेन डिजीजेज बाय ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को ट्रेन करके और हार्मफुल जर्म से प्रोवाइड करके, इसे कहते हैं एक्यूट इम्यूनिटी, ठीक है। ओके, दिस इज नोन एज एक्यूट इम्यूनिटी। लेट्स कम टू नेक्स्ट थिंग विच इज़ एडवर्ड जेनर और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। मैं बताती हूँ इसमें क्या हुआ था। एडवर्ड जेनर थे जो क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने क्या करा था, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। मेनली क्या था इसमें, इन्होंने 1700 में देखा कि जो जिनको भी काउ पॉक्स भी बीमारी थी जो मेनली काउ में होती थी, लेकिन वो ह्यूमन में भी हो रही थी। तो क्या हो रहा था, जो जिनको भी काउ पॉक्स हो रहा था उन्हें ना स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। इससे पता लगा कि अगर मैं वैक्सीन के अंदर ही काउ पॉक्स की वो डाल दूँ तो स्मॉल पॉक्स ख़त्म, ठीक है। फिर जो भी ये क्या होता था कि जो पहले ट्रेडिशन में होता था, पहले तो वैक्सीन बनी नहीं थी, तो जो भी सब चीज़ें होती थी बचने के लिए वैक्सीनेशन तो होती नहीं थी, तो उस प्रोसेस को बोला जाता था पहले वैक्सीन्स के अलग तरीके को, विच इज़ नोन एज वायरोलेशन, ठीक है, वेरियोलेशन। तो ये स्मॉल पॉक्स से क्या करता था, बचाता था। और जो भी ये लोग एक्ट को करते थे, जो लोग भी ये वेरियोलेशन को करते थे, दे वर नोन एज ठेकेदार, ठीक है। फिर हमें ऑब्जर्व हुआ कि जेनर ने देखा कि जिन्हें काउ पॉक्स हो रहा था उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों वायरसेस क्या थे, दोनों वायरसेस रिलेटेड थे। हाइपोथेसिस क्या हुआ कि जो काउ पॉक्स के अंदर जो ब्लिस्टर्स है, ठीक है, काउ पॉक्स के जो ब्लिस्टर्स है उनके अंदर जो पस है, ठीक है, वो पीपल को बचा रहा है स्मॉल पॉक्स के लिए। देखो जरा, कोई दो डिजीज़ हैं वो एक दूसरे को बचा रही है भाई, लेजेंड, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट इससे पता लगा कि भाई इन्होंने क्या करा, एक लड़का लिया, उसके अंदर क्या हुआ, स्मॉल काउ पॉक्स डाल दिया। अब उसने फिर बाद में देखा डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने कि स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं उसे। रिजल्ट देखा कि भाई जिनको भी काउ पॉक्स था वो अब स्मॉल पॉक्स से ख़त्म हो गए, है ना। एप्लीकेशन हमें पता लगा कि मास वैक्सीनेशन इवेंचुअली हेल्प द एरिकेटेड स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड। तो एक ऐसी डिजीज़ ने दूसरी डिजीज़ को बचाने, प्रिवेंट करने से हेल्प कर दिया। इस पैराग्राफ में कुछ नहीं बताया, इस पैराग्राफ में बताया गया है क्या कि वैक्सीनेशंस क्या होती हैं, क्यूरेटिव नहीं होती हैं, प्रिवेंटिव होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन लिया और आप नाचने लगे, ठीक है, आप इतने बढ़िया हो गए कि भाई आपने कूदना शुरू कर दिया, नो, वैक्सीन प्रिवेंट इट, ओके, इट डज़ नॉट क्योर इट। फिर इंडिया रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन, इंडिया ने बहुत ज़्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन को वो करा है,
कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोडक्शन है, और कोविड-19 में हमने ये बात देख ली थी। फिर आते हैं डॉक्टर महाराज किशन बन। ये एक इंडियन डॉक्टर थे और साइंटिस्ट भी थे। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने रोटा वायरस वैक्सीन बनाई थी, जिन्होंने डायरिया से चिल्ड्रन को बचाया था। फिर वो था ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। अगर आप कोई सी भी ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ लेते हो तो पहले आप एंटीबायोटिक्स खाते हो डॉक्टर से पूछ के, है ना। नाउ लेट्स कम टू डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक पहले किसने बनाई थी? इट वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पहली एंटीबायोटिक बनाई थी। उसका नाम था पेनिसिलिन। इन्होंने डिस्कवर करा कि जो पहले एक हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में ये पढ़ रहे थे, फिर उन्होंने एक चीज़ डाली उसके ऊपर, तो क्या वो बैक्टीरिया उसके बाद बढ़ा ही नहीं। तो उन्होंने पता लगा कि भाई अगर मैं ऐसा ये वाला मोल्ड डाल दे रहा हूँ तो इससे इन्होंने बनाई पेनिसिलिन, तो वो बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर रहा है। नाउ लेट्स कम टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये क्या होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अगर आप भाई डॉक्टर से बिना पूछे, डॉक्टर ने बोला 3 दिन की दवाई लो, आप ले रहे हो, 3 दिन खत्म हुए, 6 दिन ले ली, आप 10 दिन ले ली, आप बोले यार तबीयत खराब हो रही है, ले लो 10 दिन ले ली, तो आपकी बॉडी में जनरेट हो जाएगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जो अगर आप फ्यूचर में कभी बीमार होते हो उस एंटीबायोटिक को लेने के बाद, तो फिर आप जब एंटीबायोटिक खाओगे तब उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज़ मेनली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ओके, देन इसमें बताया गया है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा ईयर से है और ये हेल्थ प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा क्योर कर रही है। इसके अंदर होते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस जैसे हर्ब ऑयल और मिनरल, जो हमें इलनेस से बचाते हैं और प्रमोट करते हैं रिकवरी। फिर थेरेपीज़, अगर आपको कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई, जैसे हमने पढ़ी क्या कहती हैं नॉन कम्युनिकेबल, हाई प्रेशर हो गया, है ना, हाई प्रेशर हो गया, और बहुत सारी जो डिसीज़ होती है जो फैल नहीं सकती, ठीक है, कैंसर हो गया। अगर आपको ये है तो आप अगर कोई थेरेपीज़ ले रहे हो तो बहुत अच्छा है, तो आपको सिम्टम्स से क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। तो ये बहुत बड़ा और अच्छा सा हमारा क्या था, बहुत छोटा सा और क्या था, हमारा प्यारा सा बिल्कुल बढ़िया समझने वाला वन शॉट था। तो दिस वाज द वन शॉट ऑफ द होल चैप्टर हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, ग्रेड 8 क्यूरोसिटी। सो बहुत मज़ा आया होगा, आई होप। जिन्होंने भी चैप्टर पढ़ लिया था और जो इस वाली वीडियो को देखने आए उनको तो भाई क्या ही लगा होगा कि भाई पूरा रिविज़न हो गया एक वीडियो में। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई डाउट हो कमेंट में आप फ्री टू आस्क हो, जो पूछना है वो पूछो। बाय।